नमस्ते साथियों। कई बार चर्चा होती है स्टूडेंट्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, अपने विभिन्न साथी लोगों के साथ में, तो अक्सर ये प्रश्न निकल कर के आ रहा है कि किस प्रकार से अपन जो टीचिंग से संबंधित एग्ज़ाम्स हैं उनमें सफल हो जाए। साथियों, आप तो जानते ही हैं कि सफलता का एक कोई शॉर्टकट नहीं है। एक पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करके अपन सफल नहीं हो सकते माय डियर। तो देखिए, आज की इस क्लास के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे कि अपना एंड गोल क्या होना चाहिए। एक टीचर बनने के लिए अपना एंड गोल ये होना चाहिए कि हमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स में महारत हासिल है। हम विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स को कंप्लीट करके, चाहे वो ग्रामर का टॉपिक हो, चाहे वो लिटरेचर का टॉपिक हो, चाहे वो फोनेटिक्स का टॉपिक हो, वो लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक हो, वो वोकैबुलरी का टॉपिक हो, वो ट्रांसलेशन का हो, मेथड्स से रिलेटेड हो, हमारा एंड गोल ये होना चाहिए कि एक टीचर के रूप में हम अपने सब्जेक्ट के साथ में कंफर्टेबल हैं। विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमें कंफर्टेबल बना रही हैं अपने सब्जेक्ट के साथ में, और कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम किसी टॉपिक को रटकर नहीं, समझ कर चलें। आरपीएससी ग्रेड सेकंड का जो पिछला पेपर है या उससे भी पिछले पेपर हैं, वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बदलता हुआ पैटर्न है हर बार, लेकिन फिर भी अपन लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा देख करके हम सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, हम जब कभी भी किसी भी एग्जाम के अंतर्गत अपीयर हो रहे हों, चाहे वो ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड फर्स्ट हो, एनटीए नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नीट हो, या दूसरे प्रकार के नॉन टीचिंग एग्जाम्स हो, हमें लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से देखना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि वहां से हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप होती है। तो 2022 का जो हमारा ग्रेड सेकंड का पेपर रहा साथियों, इसमें अपन देखें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आए, और उन विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस में लिटरेचर का जो पेपर था या लिटरेचर से संबंधित जो प्रश्न थे उनकी प्रधानता रही। एग्जामिनर ने लिटरेचर के प्रश्नों को प्रधानता में रखा, उनको प्रमुखता में रखकर एक स्थान दिया। साथियों, लिटरेरी टर्म्स के आप देखेंगे, लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स के लगभग 10 प्रश्न आए, और इसी पेपर में हमने पिछले वीडियोस में भी चर्चा की, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आए, जो अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस था। इस प्रकार की स्थिति में हमें लिटरेचर के अंतर्गत भी ग्रामर के साथ साथ एक अच्छी पकड़ बनानी होगी। ग्रेड सेकंड का पेपर हो या ग्रेड फर्स्ट का हो, एनटीए नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यहां पर अपने को लिटरेचर में एक अच्छी पकड़ बनानी होगी। तो देखें, अपन कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस अपन ने 2022 के पेपर से लिए हैं, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे उनको सॉल्व करें और किस प्रकार से अपनी अप्रोच इसमें बढ़ाएं। तो सिलेक्शन अब हमसे दूर नहीं, और इस अप्रोच के साथ में अपन देखें, समझें राइज इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर कि किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, टर्म्स और फॉर्म्स के ग्रेड सेकंड के अंतर्गत, सेकंड ग्रेड के अंतर्गत टर्म्स और फॉर्म्स के जो क्वेश्चंस थे अपने, उसमें अपन देखें लगभग 10 प्रश्न आए साथियों, लगभग 10 प्रश्न आए इन छोटे से सेगमेंट में से। अब देखो 12 है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है। आप एनटीए नेट में जाएंगे, अनलिमिटेड टर्म्स एंड फॉर्म्स हैं, है ना। वो ग्रेड 1 में भी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन यहां पर क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। पहले यहां पर भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं था। अब देखिए, ओड है, एलिजी है, सोनेट है, एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलेड्स, ये तो आपके हो गए फॉर्म्स। ये क्या हो गए सर? फॉर्म्स हो गए। और ये जो फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विधा माय डियर। इसका मतलब होता है विधा। इसका मतलब होता है लिटरेचर का एक पार्ट, लिटरेचर का एक पार्ट जिसमें आप रचना करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसी अपनी पहले भी चर्चा हुई थी कि आप कुछ लिखना चाहते हैं, आपने कहा कि मैं पोएम लिखना चाहता हूं। मैंने पूछा पोएम में क्या लिखना चाहते हैं? आपने कहा कि पोएम में मैं सोनेट लिखना चाहता हूं। तो मैंने पूछा आप सोनेट में क्या, किस प्रकार की सोनेट लिखना चाहते हैं? आपने कहा कि मैं शेक्सपियरियन सोनेट लिखना चाहता हूं, या फिर मैं कर्टेल सोनेट लिखना चाहता हूं, या फिर मैं स्पेंसरियन टाइप का सोनेट लिखना चाहता हूं। तो ये क्या है? एक टाइप है, एक फॉर्म है, ये लिटरेचर का एक प्रकार है, लिटरेचर की एक विधा है, लिटरेचर का
का एक सेगमेंट है और इसीलिए इसको अपन फॉर्म कहते हैं, इसीलिए इसको प्रकार कहते हैं, स्वरूप कहते हैं। तो ये आपके जो 6 है ना साथियों, ये क्या हो गए, लिटरेचर के प्रकार हो गए, फॉर्म हो गए। अब जो ये आप इधर देख रहे हैं, अलिटरेशन है, हाइपरबली है, सिमली मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, सटायर आयरनी है और ओनोमेटोपोइया है। ओनोमेटोपोइया है, ये सारे की सारे क्या हैं, ये आपके टर्म्स हैं। इनको अपन टर्म्स कहते हैं साथियों, इनको अपन फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, इनको अपन फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, इनको अपन फिगर्स भी कह देते हैं, कई बार इनको फिगर्स भी कहते हैं। ये आपके अलंकार हैं साथियों, ये क्या है, अलंकार है। यानी कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इस रूप में, इस फॉर्म के अंतर्गत कोई रचना करनी है, मुझे सोनेट लिखनी है, मुझे ओड लिखनी है, मुझे लिरिक लिखना है, मुझे कोई ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखना है, तो जब आप ये निश्चय कर लेते हैं कि मुझे ये फॉर्म बनानी है, उस फॉर्म को ब्यूटीफाई करने का काम, उसको सुंदर करने का काम, उसको अलंकारिक करने का काम, उसको सजाने का काम, उसको एक प्रकार से प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रस्तुत करने का काम करते हैं हमारे टर्म्स, हमारे फॉर्म्स, हमारे फिगर ऑफ स्पीच। ये तो दोनों में से ही, दोनों का ही महत्वपूर्ण रोल है। ये फॉर्म है, ये सजावटी काम करेंगे, यहां से भी प्रश्न आएगा, यहां से भी प्रश्न आएगा, लेकिन देखो सेलेक्टेड है और 12 में से आपको प्रश्न आ रहे हैं ग्रेड 2 में। सफलता के लिए और क्या चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ, मजबूत हो जाओ और इन सबको अपन क्लियर करेंगे और देखें अपन सिलेक्शन को अपने को कौन रोकता है, सिलेक्शन में अपन कोई भी बाधा नहीं आने देंगे, तो इसको अपन क्लियर करें। ये फॉर्म्स के जो हैं 8-10 प्रश्न आ रहे हैं और बहुत ही इजी प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको अपन टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को भी समझ सकते हैं। तो देखिए ये आपके 2022 का क्वेश्चन वहीं से सेलेक्ट किया है। एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सटायर, सटायर किसको कहते हैं, व्यंग को कहते हैं साथियों, किसको कहते हैं, व्यंग को कहते हैं। अब व्यंग के अंतर्गत क्या बिंदु होता है, क्या एलिमेंट होते हैं, क्या तत्व होते हैं, किस प्रकार की चीज को लेकर के चलता है, सौरों को लेकर चलता है क्या, वो बिल्कुल नहीं चलता, सौरों उसके अंतर्गत होता ही नहीं है। आरपीएससी के या विभिन्न प्रकार की किसी भी एग्जाम में जब आप बैठें तो ऑप्शन सारे देखें, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आपकी जल्दीबाजी की कीमत आपको चुकानी पड़ती है। अच्छा, एक नया एडिशन आरपीएससी में अब और हुआ है, जो आपको पिछले दिनों मालूम चल गया होगा। अब आपके ऑप्शंस 4 नहीं, ऑप्शंस आपके 5 होंगे, ऑप्शंस आपके 5 होंगे। पहले जो 4 ऑप्शंस हैं, 1 बी सी डी, ये तो आप क्वेश्चन के लिए भरेंगे। अगर क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन है तो आप ए, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी। लेकिन एक 5वां ऑप्शन आपको इसलिए दिया गया है कि यदि आप प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो यहां पर आपको ये भरना होगा, ये आपको भरना होगा, 5th नंबर का आपको भरना होगा, इसलिए क्योंकि आप ABCD में से चयन नहीं कर रहे हैं, आप प्रश्न को छोड़ रहे हैं। और साथियों, यदि आपने यहां पर कुछ नहीं भरा और इस वाले गोले को आपने खाली ही छोड़ दिया तो आपके 1/3 मार्क कट जाएंगे, आपके मार्क्स कटेंगे, आपके मार्क्स सुनिश्चित कटेंगे। याद रखें, अब और आज के बाद आने वाली आरपीएससी की एग्जाम्स में अपने को प्रश्न छोड़ना नहीं है। ऑप्शन नहीं चुन रहे हैं तो भी प्रश्न को भरें और भर करके ये करें कि वह निश्चित रूप से खाली छोड़ा जा रहा है तो खाली का ऑप्शन लें। ठीक है, तो ऑप्शन सारे देखें। अब देखिए क्या बिट और एडवेंचर, इसमें से बिट और ह्यूमर वाली बात है। यहां पर अभी अपन आते हैं, क्या एडवेंचर इस सटायर में मिलेगा? नहीं। क्या क्रोध मिलेगा? नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? बिट एंड ह्यूमर। तो सटायर में क्या मिल रहा है साथियों? आपको बिट एंड ह्यूमर मिल रहा है। क्या मिल रहा है साथियों? बिट एंड ह्यूमर मिल रहा है साथियों। तो ये एक समझ वाली बात है इसके अंतर्गत जो हमको क्लियर करनी पड़ती है। ऑप्शंस को देखें, प्रश्न को समझें, बिना समझे हुए कोई भी टिक नहीं करें।
गलती नहीं करें, गलती आप करेंगे उसकी कीमत आपको नेगेटिव मार्क के रूप में चुकानी पड़ेगी, इसलिए उससे बचें। अगला प्रश्न कर्टेल सोनेट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं अक्सर क्लासेस में इसका ध्यान देता हूं, इसको आप करके जाइए। सोनेट को अपन को करना ही करना है। सोनेट क्या है? 14 लाइन की कविता है। क्या हर 14 लाइन की कविता सोनेट होती है? नहीं होती। किस मीटर में लिखी जाती है? इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। सिलेबिक पैटर्न क्या होता है? डी के सिलेबिक पैटर्न होता है। इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। तो सोनेट का फादर किसे कहा जाता है? सोनेट का फादर जो है पेट्रार्क को कहा जाता है। सोनेट का प्रारंभिक राइटर कौन था? लेंटिनी इसका प्रारंभिक राइटर था। पेट्रार्क इसको किस पर बजाता था? इसको लायर पर बजाता था। याट एंड सरे इसको इंग्लैंड में लेकर के आए। आप देखिए इसके अंतर्गत एक मिल्टोनिक सोनेट होती है जिसको अपन क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। मिल्टोनिक सोनेट है, क्लासिकल सोनेट है जिसको पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे इसमें शेक्सपियरियन सोनेट भी आती है जिसको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, जिसको एंग्लिकन सोनेट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे स्पेंसरियन सोनेट भी आती है। स्पेंसर ने थोड़े से सोनेट्स में परिवर्तन किए। तो बोल्टा और ससूरा किसकी विशेषता है? बोल्टा और सेसूरा मिल्टोनिक सोनेट की विशेषता है। कपलेट किसकी विशेषता है? शेक्सपियरियन सोनेट की विशेषता कपलेट है। और यहीं पर एक सोनेट आती है साथियों, कर्टेल सोनेट। यहीं पर एक सोनेट आती है साथियों, कर्टेल सोनेट। अब ये कर्टेल सोनेट जो है ना, ये दूसरों से बिल्कुल अलग है। कर्टेल सोनेट जो है ये 14 पंक्ति की नहीं साथियों, ये 10.5 पंक्ति की होती है। अगर ऑप्शन में 10.5 नहीं हो तो आपका उत्तर 11 भी सही हो सकता है। यस माय डियर, 11 भी आपका उत्तर सही हो सकता है। सोनेट के और भी इसके अलावा कई प्रकार हैं, कभी किसी क्लास में डिटेल से चर्चा करेंगे सोनेट की। तो कर्टेल सोनेट को जो है लेकर के कौन आ रहे हैं? हॉपकिंस लेकर के आ रहे हैं। शेक्सपियर की शेक्सपियरियन सोनेट हो गई, पेट्रार्क की पेट्रार्कन सोनेट हो गई, मिल्टन की मिल्टोनिक सोनेट हो गई। तो एलिमिनेशन मेथड से ही हो रही है मेरे भाई, कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है गुरुजी, इसके अंतर्गत कहीं कोई समस्या नहीं है। हॉपकिंस आपका राइट आंसर हो जाता है माय डियर। चलें आगे, तो देखें इसमें आगे देखें अपन अगला क्वेश्चन देखें, लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच का 2022 के अंतर्गत ग्रेड 2 में। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, शी वॉक्स लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड starry skies. I wandered lonely as cloud that floats on high over vales and hills. above lines 2 एग्जाम्पल्स हैं, आप एक एग्जाम्पल नंबर 2। तो साथियों इसमें अपने को 2 एग्जाम्पल मिल रहे हैं। अब दोनों एग्जाम्पल्स किसके हैं? मेटाफर के हैं, सटायर के हैं, सिमली के हैं, आयरनी के हैं। किसके हैं समझें जरा। अब देखिए यहां पर स्पष्ट रूप से आपको लाइक शब्द मिल रहा है, एज शब्द मिल रहा है। अब जब आपको लाइक शब्द मिल जाए, जब आपको लाइक शब्द मिल जाए, जब आपको एज शब्द मिल जाए, ये दोनों शब्द में से एक शब्द मिल जाए, और जब तुलना के लिए 2 विभिन्न ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट हो, अलग अलग प्रजाति के हो, अलग अलग स्पीशीज से हो, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग मानेंगे? जैसे यहां पर आई नामक ये पर्सन हो गया, इस पर्सन की तुलना क्लाउड से हो गई तो क्लाउड पर्सन नहीं है। और यहां पर आपको एज मिल गया, यहां पर सी जो है वो एक पर्सन है, और पर्सन की तुलना किससे हो रही है? नाइट से। नाइट एक पर्सन नहीं है। तो 2 अलग चीजें, उनकी तुलना के लिए लाइक और एज से शब्द आ रहे हो, तो फिर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है? सिमली हो जाता है। कौन सा हो जाता है साथियों? यहां पर तो बिट और सटायर का प्रयोग जहां पर होता है वो अलग चीज है। मेटाफर इससे मिलता जुलता है, यहां पर ये आयरनी नहीं है। तो मेटाफर जो है ना, वहां पर एक्चुअली तुलना होती है, लेकिन लाइक और लाइक एज इस प्रकार के शब्दों का वहां पर प्रयोग नहीं होता है, वो तुलना दूसरे प्रकार की होती है, उसकी अपन चर्चा करेंगे डिटेल के अंतर्गत। आगे देखें अपन अगला प्रश्न देखें, और इसके अंतर्गत देखो अगला प्रश्न अपने को मिल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब मॉक एपिक स्टाइल कैन बी लाइकन टू,
ये मॉक एपिक स्टाइल जो है ना वो क्या है, मॉक एपिक स्टाइल को अपन क्या कहेंगे। अब देखो सबसे पहले तो अपन मॉक एपिक को समझें। देखिए एपिक से शब्द निकल करके आया है मॉक एपिक। एपिक जो है वो एक ग्रांड नरेटिव पोइट्री होती है, ग्रांड नरेटिव पोइट्री होती है। जो एपिक होता है वो पोएटिक फॉर्म में लिखा जाता है, वहाँ पर एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, उसमें नेचर का चित्रण भी होता है, उसमें 12 बुक्स होनी चाहिए, उसमें गॉड का चित्रण होता है, उसमें विक्ट्री ऑफ ट्रुथ दिखाई जाती है, धर्म का भी चित्रण होता है, कई विशेषताओं को लेकर के एपिक लिखा जाता है। लेकिन जब एपिक के नियम पूरे नहीं होते, जब एपिक के अंतर्गत सिस्टम में वो चीजें फॉलो नहीं होती जो क्लासिकल रूल्स हैं, तो फिर हम उसको मॉक एपिक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसको मॉक एपिक कहते हैं। तो मॉक एपिक क्या हुआ? एक प्रकार की पोइट्री हुई, लेकिन वो क्या है, डिबेस्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री कही जाती है। क्या कही जाती है? डिबेस्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री कही जाती है। डिबेस्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री कही जाती है। डिबेस्ड फॉर्म का मतलब होता है थोड़ी सी गिरी हुई, पतित, पोएट्री का गिरा हुआ स्वरूप कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि किसी चीज को क्या है, ये इमिटेशन करते हैं, किसी चीज की नकल करते हैं। मतलब कोई एपिक लिखा हुआ, उस एपिक के ऊपर जो है ये दूसरा मॉक एपिक लिखेंगे माय डियर, और वो जो है उससे प्रेरित होता है। अब ये जो प्रेरित होकर के लिखते हैं तो ये नकल वाली बात आ गई इसके अंतर्गत। और बर्लेस्क का मतलब होता है एक हास्य, बर्लेस्क का मतलब होता है एक मजाक, यानी कि मजाक भी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। जैसे मॉक एपिक का विश्व प्रसिद्ध एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर पोप की एक रचना है, अलेक्जेंडर पोप की एक रचना है रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप की एक रचना है। तो साथियों ये जो रचना है ना, इस रचना के अंतर्गत आप देखेंगे कि एक हास्य का भी भाव है, एक मजाक का भी भाव है, और इमिटेशन इसके अंतर्गत है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए और बी, यानी कि 1 और 2 दोनों मिलाकर के। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अब देखिए अपन आगे चले तो इसके अंतर्गत देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। द फेयर ब्रीज, द फेयर ब्रीज, द फेयर ब्रीज ब्लू, the white foam flew, the furrow followed free। कितना शानदार एग्जाम्पल है साथियों, कहीं कोई समस्या ही नहीं है किसी भी प्रकार की। हम क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? हम जैसे ही प्रश्न थोड़ा सा लिटरेचर से आता है हमें असुविधा होने लगती है। असुविधा को निकालें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमको करनी ही होगी, जिससे ही हमारा प्रश्न राइट दिशा में जाएगा। अब ये जो लाइंस है किसका एग्जाम्पल बन रही है? पन की तो यहां पर कोई बात ही नहीं आ रही है, पन की कोई बात ही नहीं है, पर्सोनिफिकेशन की भी कोई बात नहीं है इसके अंतर्गत, पर्सोनिफिकेशन की भी कोई बात नहीं है इसके अंतर्गत। अनामेटोपिया इसमें नहीं दिख रहा है हमको कहीं पर भी। तो अलिट्रेशन यहां पर विशेष रूप से आप देखें, फेयर ब्रीज, ब्रीज ब्लू, व्हाइट फोम फ्लू, ठीक है, फुरो फॉलोड फ्री। तो ये पूरा की पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से एलिट्रेशन की ओर एग्जाम्पल दे रहा है। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन को अपन अनुप्रास कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? अनुप्रास के नाम से जाना जाता है। यहां पर होता क्या है? यहां पर रेपिटिशन आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको रेपिटिशन देखने को मिलेगा ऑफ कॉन्सोनेंटल साउंड्स का आपको, या वर्ड्स का आपको रेपिटिशन यहां पे देखने को मिलता है। तो काफी इजी है। इंग्लिश लिटरेचर में ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रयोग में हो जाने वाला ये फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। तो कई बार आप देखते हैं इसको कई जगह आता है, यहां तक कि गद्य में भी इसका प्रयोग हो जाता है, बड़ी आसानी से इसका प्रयोग हो जाता है। अब देखिए बड़ा 6th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइसेस हैज बीन एम्प्लॉयड एंड, इसमें देखिए एंड मर्मरिंग ऑफ इन्यूमरेबल बीज, मर्मरिंग। अब देखिए मर्मरिंग, कोई चीज जैसे जूमिंग ऑफ द एरोप्लेन,
ठीक है ना। चिरपिंग ऑफ द वर्ड्स, बैंग ऑफ द विंडो, हिस ऑफ ए स्नेक, ये जो पर्टिकुलर साउंड्स हैं क्रिएटेड बाय पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्ड्स और पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स, ये किसकी ओर इशारा करती हैं? ये इशारा करती हैं अनामाटापिया की ओर, अनामाटापिया की ओर। द मर्मरिंग ऑफ बीज। आप देखिए, सारी चीजों को भूल जाइए, आप साउंड को देखिए, ध्वनि को देखिए, क्योंकि इसको ध्वनि अलंकार ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको ध्वनि अलंकार कहा जाता है। अब बीज की क्या हो गई? मरमरिंग हो गई साथियों। क्या हो गई? मरमरिंग हो गई। बीज की मरमरिंग हो गई तो किसकी ओर इशारा कर रहा है? ये ध्वनि अलंकार की ओर इशारा। आयरनी तो इसमें है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। मेटाफर, तुलना वाली बात होती है, वहां पे मेटाफर होता है, और तुलना में भी अगर अपने को लाइक और एज शब्द मिल जाए तो फिर वहां पे सिमिली हो जाता है। एलिट्रेशन यहां पे है नहीं, तो बचा आपका अनामाटापिया, ये आपका यहां पर बच जाता है। बड़ा इजी प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन से बचना है और कॉन्फिडेंस के साथ में सॉल्व करना है प्रश्नों को। आगे देखें, चूज द राइट ऑप्शन। अब चूज द राइट ऑप्शन। अब इसमें देखें बैलेड्स क्या हैं। देखिए बैलेड्स जो हैं ये फोक ट्रेडिशन से निकल करके आए हैं, ये फोक ट्रेडिशन से निकल करके आए हैं। इनको जो है फोक ट्रेडिशन के अंतर्गत लोकल और बांडरिंग मिन्स्ट्रल के द्वारा हार्प और फिडल पर गाया जाता था। हेरोइक डीड्स के बारे में, पॉलिटिकल सॉन्ग्स के बारे में, लव सॉन्ग्स के बारे में। दे यूज्ड टू सिंग दीज बैलेड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू अप्रिसिएशन ऑफ किंग्स, क्वींस। इनके बारे में प्रशंसा करते हुए वो लोग गाते थे। ये जो बैलेड्स हैं बेसिकली ऑथेंटिक बैलेड और बैलेड ऑफ आर्ट, दो प्रकार के माने जाते हैं। रोमांटिक पीरियड के महानतम कवि एस.टी. कॉलरिज बैलेड्स के महान कवि कहे जाते हैं। कई बैलेड्स उन्होंने लिखे। तो बैलेड्स जो है लोकल लेजेंड्स को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही बात है। सिंपल लैंग्वेज को प्रस्तुत करता है, ये भी सही बात है। इसके अंतर्गत म्यूजिक होता है, हार्प और फिडल पर इसको गाया जाता है। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही ऑप्शन है इसके अंतर्गत। तो ऑल ऑफ दीज यानी कि सारी की सारी विशेषताओं को लेकर के ऑल ऑफ दीज ये बन जाता है। अब बैलेड से संबंधित कुछ प्रश्न और भी अपन ने बताए हैं, जैसे बैलेड्स का प्रमुख कवि कौन हो गया? कॉलरिज हो गया। कौन हो गया? कॉलरिज हो गया, ठीक है ना। बैलेड्स जो है उन्होंने राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, आपका कुबला खान है, आपकी क्रिस्टाबेल है, ये विभिन्न प्रकार की पोइम्स लिखी हैं जो आपने पढ़ी होंगी, डेफिनेटली पढ़ी होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। स्ट्रोफी, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, ईपोड कहां से आई है? किसकी विशेषताएं माय डियर? ये किस डिवाइस के पार्ट है? तो देखो आप ओड को समझ लो, थोड़ा सा ओड को समझ लो। अब ओड जो होता है ना, वो एक प्रकार का एड्रेस्ड सॉन्ग होता है। क्या होता है? ये एड्रेस्ड सॉन्ग होता है, ये संबोधन गीत होता है। क्या होता है? ये संबोधन गीत होता है, ये संबोधन गीत होता है साथियों। अब यहां पर क्या है कि एक पर्टिकुलर चीज को, किसी वस्तु को, किसी इवेंट को, किसी प्रोग्राम को अपन संबोधन करते हैं। इसके अंतर्गत एक्साल्टेड थीम होती है, इसके अंतर्गत एक्साल्टेड थीम होती है। कोई डिग्निफाइड सब्जेक्ट होता है, कोई डिग्निफाइड सब्जेक्ट होता है। इसके अंतर्गत लिरिकल क्वालिटीज भी होती हैं, लिरिकल क्वालिटीज को लेकर के भी ओड जो है चलता है। अब ओड जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, आप देखेंगे पिंडारिक ओड भी होता है, होरेशियन ओड भी होता है, होरेशियन ओड भी होता है। अब देखिए पिंडारिक ओड जो है ना साथियों, उस पिंडारिक ओड के तीन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा स्ट्रोफी, दूसरा हिस्सा एंटी स्ट्रोफी, तीसरा हिस्सा क्या कहलाता है? ईपोड कहलाता है। तीसरा हिस्सा क्या कहलाता है साथियों? ईपोड कहलाता है। तो इसमें क्या है कि स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, ईपोड किसके हिस्से हैं? ओड के हिस्से हैं। कौन सी ओड के हिस्से हैं? पिंडारिक ओड के हिस्से हैं। सोनेट की अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। एपिक की भी थोड़ी चर्चा की थी। इलीजी जो है वो एक प्रकार का मेलंकलिक सॉन्ग होता है, उसमें सोरोफुल नोट्स होते हैं, सोरोफुल टोन होती है। तो उत्तर क्या हो गया साथियों? अपना ओड हो गया। आंसर क्या हो गया? अपना
ओड हो गया साथियों, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, बड़ा इजी है। और ये जो स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी इपोड वाला पॉइंट है ना, ये नेट में ऑलरेडी पूछ लिया गया है, तो थोड़ा सा अपन जो है एक्सप्लोर करेंगे चीजों को तो बड़ी आसानी से समझ पाएंगे, इसमें कहीं कोई उलझाव नहीं है। हमसे जुड़ें बेहतर तैयारी के लिए।